साल 2006 था। न्यूयॉर्क में सीनेट के चुनाव होने वाले थे और डेविड नाम का एक नौजवान नेता सबकी उम्मीद बना हुआ था। न्यूज चैनल से लेकर मैगजीन के कवर तक हर जगह उसी का नाम था। लोग कह रहे थे बस अब तो डेविड ही जीतेगा, लेकिन किस्मत ने जैसे बीच रास्ते में चाल बदल दी। एक अखबार ने उसका पुराना किस्सा निकालकर सामने रख दिया। उसका गुस्सा टीवी पर भी दिखा और वही गुस्सा एक अजीब आदमी हैरी ने भी देखा जो चुपचाप डेविड पर नजर रखे हुए था। उसी वक्त हैरी को एक कॉल आती है। कॉल पर बस इतना सुनाई देता है, वो रास्ते से हट रहा है, कुछ करना होगा। सारे रिपोर्ट्स कह रहे होते हैं कि डेविड हारने वाला है और वो सच में हार जाता है। कैमरे के पीछे हैरी और उसका सीनियर रिचर्डसन ये सब देख रहे होते हैं। रिचर्डसन कहता है हमें डेविड को दोबारा ट्रैक पर लाना होगा। उधर डेविड हार से टूट चुका होता है। वो खुद को अकेला महसूस करता है और लोगों से दूर बाथरूम में जा छुपता है। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी अगली स्पीच की प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। जब वो अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसी वक्त एलिस बाहर निकलती है, जूते हाथ में लिए और शराब की बोतल पकड़े हुए, और बताती है कि वो सिक्योरिटी से छुप रही है क्योंकि उसने खुद को चैलेंज देकर एक वेडिंग में बिना बुलाए घुसपैठ की है। दोनों बात करने लगते हैं और जल्दी ही उनकी अच्छी बन जाती है। अचानक दोनों एक दूसरे को बहुत जोश में चूमने लगते हैं, जैसे ये छोटी सी बात ही उन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए काफी हो। तभी कैंपेन मैनेजर चार्ली बीच में आ जाता है और एलिस तुरंत चली जाती है क्योंकि उसे गार्ड से बचकर भागना होता है। इसके बाद डेविड बाहर जाकर अपनी पहले से तैयार की गई स्पीच पढ़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही देर में वो रुक जाता है। अब डेविड वही बताता है जो सच में हुआ था। एक सीन में हैरी की रिचर्डसन से मुलाकात होती है, जो कहता है कि हैरी को डेविड की शर्ट पर कॉफी गिरा देनी चाहिए ताकि वो बस मिस कर दे। लेकिन अब डेविड की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रही और वो अब चार्ली के साथ मिलकर बनी एक फर्म में सीनियर पार्टनर है। हैरी पार्क में डेविड का इंतजार करते करते सो जाता है और जब तक उसकी नींद खुलती है, डेविड बस में बैठ चुका होता है। हैरी उसके पीछे भागता है और उसी वक्त डेविड को एलिस मिल जाती है। दोनों को यकीन नहीं होता कि वो फिर मिल गए हैं। दोनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। वक्त कम होने की वजह से हैरी दूर से ही हाथ हिलाकर एक इशारा करता है, जिससे डेविड के हाथ से कॉफी गिरकर एलिस की गोद में जा गिरती है। अचानक एक टैक्सी हैरी को टक्कर मार देती है, लेकिन हैरी ऐसे उठ खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब डेविड अपनी नोटबुक देखता है तो उसे हैरानी होती है कि डेविड ने तय प्लान से हटकर कुछ कर लिया है। बस में डेविड आखिरकार एलिस से उसका नंबर मांगता है। फिर उसे याद आता है कि उसे उतरना है, तो डेविड उससे वादा करता है कि वो बाद में कॉल करेगा। जब डेविड ऑफिस पहुंचता है तो तेजी से कॉरिडोर में भागते हुए सबको हाय कहता है, पर नोटिस नहीं करता कि सब जमे हुए खड़े हैं। वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है, जहां चार्ली और कुछ अजीब नकाबपोश लोग उसे किसी रहस्यमय छड़ी से स्कैन कर रहे होते हैं। इन लोगों का लीडर है रिचर्डसन, जो तुरंत हुक्म देता है कि डेविड को पकड़ लो। ऑफिस में तेज भगदड़ मच जाती है, लेकिन डेविड जितनी भी कोशिश करता है भागने की, हर बार कोई ना कोई रास्ता बंद मिलता है। वो अपने ऑफिस में पहुंचकर दरवाजा बंद करके 911 कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और डेविड को जमीन पर गिराकर दबोच लेते हैं। हैरी नाम का एक आदमी क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद डेविड एक सुनसान गोदाम में होश में आता है और रिचर्डसन को फोन पर अपने बॉस से डांट खाते हुए सुनता है। फोन काटने के बाद रिचर्डसन कहता है कि डेविड को रीसेट करना होगा, लेकिन एक आदमी कहता है कि चेयरमैन कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। डेविड जवाब मांगता है तो रिचर्डसन कहता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर चीज प्लान के हिसाब से चले। सावधान डेविड भागने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्डसन सिर्फ हाथ घुमाकर जमीन को मोड़ देता है, जिससे डेविड गिर जाता है। फिर वो लोग डेविड को फिर से कुर्सी पर बैठा देते हैं। रिचर्डसन उसे बताता है कि वो उसका दिमाग पढ़ सकता है और वो ये साबित करता है जब वो सही रंग और नंबर बता देता है जो डेविड सोच रहा होता है। ये लोग हैं एडजस्टमेंट ब्यूरो यानी टेब। डेविड को इन्हें उस वक्त नहीं देखना था जब ये चार्ली को एडजस्ट कर रहे थे। प्लान के हिसाब से डेविड की कॉफी गिरनी थी और उसे दोबारा कॉफी लेने जाना था ताकि वो लेट ऑफिस पहुंचे और टैब जा चुके होते। हर इंसान की जिंदगी का एक रास्ता तय है और टेबल छोटे छोटे बदलावों से उसे ठीक करते रहते हैं, जैसे कॉफी गिराना या इंटरनेट काटना। इंसानों को टेबल के बारे में कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, इसलिए रिचर्डसन डेविड से वादा कराता है
कि वो ये बात किसी से नहीं बताएगा। अगर उसने वादा तोड़ा तो उसका दिमाग और पर्सनैलिटी रीसेट कर दी जाएगी। रिचर्डसन डेविड से ये भी कहता है कि वो एलिस से दोबारा कभी ना मिले, क्योंकि वो उसकी किस्मत में नहीं है। फिर वो डेविड की जेब से एलिस का नंबर निकालकर जला देता है। इसके बाद डेविड को चार्ली के ऑफिस में फेंक दिया जाता है। अब सब कुछ सामान्य लगता है, लोग फिर से हिलने लगे हैं और कहीं भी टीएबी के लोग नहीं दिखते। पूरा दिन डेविड इसी बारे में सोचता रहता है और एक मीटिंग में चार्ली तक नोटिस करता है कि वो कितना परेशान है। काम के बाद डेविड एक बार में जाता है और एलिस का नंबर याद करने की कोशिश करता है। तभी हैरी उसके पास आकर बैठता है और पूछता है कि वो उस लड़की के पीछे इतना क्यों पड़ा है जो उसकी किस्मत में नहीं है। बाहर में इस बारे में बात करना खतरे से खाली नहीं, तो वो तय करते हैं कि बाद में एक बोट पर मिलेंगे जहां ज्यादा प्राइवेसी होगी। बोट पर हैरी समझाता है कि पानी के पास रहने से वो डेविड की हरकतें नहीं पढ़ सकते। हैरी ये भी बताता है कि एजेंट असल में लोगों का दिमाग नहीं पढ़ सकते, वो बस उनके इतिहास और आदतों को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि वो आगे क्या करेंगे। हैरी डेविड को सलाह देता है कि अगर वो चाहता है कि टेब उसके पीछे न पड़े तो उसे एलिस की तलाश नहीं करनी चाहिए। 3 साल बाद डेविड बस में होता है जब उसे अचानक एलिस सड़क पर चलते हुए दिखाई देती है। वो तुरंत बस से उतरता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। वो एलिस को बताता है कि बीते 3 सालों में वो हर रोज उसी बस में बैठा इसी उम्मीद में सफर करता था कि शायद कभी फिर से वो दिख जाए। फिर दोनों साथ टहलने लगते हैं और डेविड बताता है कि उसके पास एलिस का नंबर नहीं रहा और वो उसे ऑनलाइन भी नहीं ढूंढ सका क्योंकि उसे उसका पूरा नाम पता नहीं था। उधर टैब का एक एजेंट डेविड की इस बदली हुई रूटीन को नोटिस करता है और रिचर्डसन को जानकारी देता है। रिचर्डसन तुरंत अपने लोग डेविड के पीछे भेज देता है। एलिस बताती है कि वह एक कंटेम्परेरी बैले डांसर है और कल रात उसका एक शो है। वे दोनों एक कैफे में नाश्ता करने रुकते हैं और दूर से रिचर्डसन उन्हें देखता है। वह नोट करता है कि एलिस के रास्ते में भी कई इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं। अगर वे दोनों किस करते हैं तो प्लान में एक बहुत बड़ा और ठीक न हो सकने वाला बदलाव आ जाएगा। टीएबी चार्ली को वहां भेजता है ताकि वो डेविड को याद दिला सके कि उसकी एक जरूरी स्पीच है जिसे वह छोड़ नहीं सकता। जब डेविड और एलिस अलविदा कहकर एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं तो रिचर्डसन चार्ली को एक झूठा मैसेज भेजता है जिससे माहौल बिगड़ जाए। चार्ली जल्दी जल्दी आकर मूड खराब कर देता है। जाते जाते डेविड एलिस के गाल पर एक किस करता है और दोबारा मिलने का वादा करता है। उसी दोपहर डेविड दोबारा सीनेट के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। उधर टेबल एलिस को एक झूठा मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि रिहर्सल की जगह बदल गई है। डेविड अपनी स्पीच खत्म करता है और रिचर्डसन को दूर से देखता है। उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो चार्ली को कहता है कि उसके सारे इंटरव्यू कैंसिल कर दो। फिर वो बैले कंपनी के स्टूडियो की तरफ भागता है, लेकिन वो बंद होता है। वो कॉल करता है पर जल्दी ही कॉल काट दी जाती है। वो एक राह चलते इंसान से फोन लेकर फिर कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। रिचर्डसन और उसका असिस्टेंट उसे शहर में भागते हुए देखते हैं और उसके सामने आकर समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे एलिस को भूल जाना चाहिए। डेविड पूछता है कि अगर एलिस उसकी किस्मत में नहीं है तो वो ऐसा महसूस क्यों कर रहा है। रिचर्डसन खुद भी नहीं जानता। फिर डेविड एक कैफे में जाता है और लोगों से पूछता है कि बेले कंपनी कहाँ है। सौभाग्य से एक ग्राहक उसे पता बता देता है। डेविड टैक्सी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्डसन किसी भी कार को रुकने नहीं देता। डेविड एक टैक्सी के पीछे दौड़ता है और जैसे ही वो कार रुकती है एक दूसरी गाड़ी आकर उससे टकरा जाती है। वो टैक्सी ड्राइवर का हालचाल पूछता है और फिर एक और टैक्सी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो 911 कॉल करता है और पुलिस आती है। एक अफसर उसे थाने ले जाने की बात करता है। डेविड सतर्क होकर पूछता है क्या यह जरूरी है, और जैसे ही अफसर कहता है कि बाद में कॉल करेंगे, डेविड पीछे मुड़कर देखता है। अफसर गायब हो चुका होता है, मतलब वो भी एक टेब एजेंट था। अब डेविड आखिरकार टैक्सी पकड़ पाता है और ड्राइवर को $100 देता है, यह कहकर कि रास्ते में जो भी हो सब इग्नोर करना, यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट भी। एजेंट्स तेजी से दौड़ते हैं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कई इमारतों के आर पार जाते हैं ताकि डेविड का रास्ता रोक सकें। लेकिन जब वो स्टूडियो पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेविड एलिस को देख चुका होता है।
इसके बाद वो ऑफिस जाकर अपने बॉस से मिलता है। पता चलता है कि बीते दशकों में डेविड और एलिस को कुछ बार साथ होना था, लेकिन 2005 में प्लान बदल गया। अब पुराने प्लान के बचे खुचे असर दोनों को बार बार एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। रिचर्डसन हैरी से जाकर कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस रात डेविड और एलिस बहुत मस्ती करते हैं, सड़क पर भागते हैं, क्लब में नाचते हैं और बचपन की कहानियां शेयर करते हैं। फिर दोनों एक किस करते हैं और घर जाकर फिजिकल हो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो एजेंट थॉम्पसन उन्हें देख रहा होता है। अगली सुबह एलिस को उसके एक्स का कई बार फोन आता है, जिससे वो काफी वक्त से बात नहीं कर रही थी। वो बताती है कि वो उस लड़के से सगाई कर चुकी थी, लेकिन रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उसका दिल डेविड में ही अटका था। इसके जवाब में डेविड कहता है कि एलिस के साथ रहकर ही उसे पहली बार लगा कि वो खुद जैसा महसूस कर रहा है। चूंकि डेविड को डर है कि एजेंट एलिस को उससे दूर कर देंगे, वो उसे टीवी स्टेशन ले जाता है ताकि वह उसका इंटरव्यू देख सके। जब शो खत्म हो जाता है, एक एजेंट जो क्रू का हिस्सा बना हुआ था एलिस से कहता है कि डेविड अब कई घंटे वहीं रहेगा और बाद में कॉल करेगा। एलिस के जाने के बाद वो एजेंट डेविड को अगले शो के लिए ले जाने का बहाना बनाता है और उसे एक गोदाम में धक्का देकर बंद कर देता है। कुछ देर बाद एजेंट थॉम्पसन वहां आता है और डेविड उससे पूछता है, फ्री विल, अपनी मर्जी से जीने का हक का क्या हुआ? थॉम्पसन बताता है कि टेबलेट ने इंसानियत को आदिम युग से उठाकर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया। फिर उन्होंने पीछे हटकर देखा कि इंसान खुद कैसे आगे बढ़ते हैं। इसका नतीजा हुआ डार्क एज, 500 साल का अंधकार। फिर टेप दोबारा आए और रेनेसां, एनलाइटनमेंट और सीएबी ने तय कर लिया था कि इंसानियत को दोबारा कभी फ्री विल, अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी नहीं दी जाएगी। एलिस से डेविड की मुलाकात सालों पहले यूं ही नहीं हुई थी। वो एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी। उसका काम था डेविड को प्रेरित करना ताकि वो हार न माने और अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करे, जो आगे चलकर उसे बड़ी जगहों तक ले जाएगी। थॉम्पसन डेविड को बताता है कि अगर वो एलिस के साथ रहा तो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, मगर डेविड अब भी मानता है कि किस्मत वो खुद बनाता है अपने फैसलों से, इसीलिए वो एलिस को चुनता है। थॉम्पसन फिर गेट खोल देता है और डेविड को जाने देता है। डेविड सीधा थिएटर पहुंचता है जहां एलिस का शो चल रहा है। तभी थॉम्पसन फिर से आता है और कहता है कि एलिस दुनिया की सबसे मशहूर डांसर बन सकती है, लेकिन अगर वो डेविड के साथ रही तो बस बच्चों को डांस सिखाएगी। फैसला डेविड का है। जाते जाते थॉम्पसन इशारा करता है और एलिस शो के बीच में गिर जाती है। डेविड उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर टेस्ट कर रहे होते हैं, तभी थॉम्पसन फिर आता है और डेविड को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराता है। गुस्से में डेविड उसे मुक्का मार देता है। थॉम्पसन कहता है कि डेविड हमेशा अपने इम्पल्सिव बिहेवियर से अपनी किस्मत खुद बिगाड़ता है, जैसे पिछली बार का मजाक जिसने उसका चुनाव बिगाड़ा था, और ये सब एलिस के कारण होता है। आज सिर्फ टांग में मोच आई है, अगली बार वो अपनी सबसे कीमती चीज भी खो सकता है। थॉम्पसन चला जाता है। डेविड एलिस से मिलता है। वो कहती है, ये सिर्फ मोच है, 1 महीने में ठीक हो जाएगी। डेविड उसे गले लगाता है और कहता है कि उसे कुछ कॉल्स करनी है, लेकिन वो अस्पताल से निकल जाता है और दोबारा कभी एलिस से संपर्क नहीं करता। 11 महीने बाद डेविड चुनावों में सबसे आगे चल रहा होता है। एक सुबह उसके दोस्त चार्ली अखबार लाता है जिसमें लिखा होता है कि एलिस अपने एक्स के साथ वापस आ गई है और 1 हफ्ते में शादी करने वाली है। डेविड परेशान होता है लेकिन नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद हैरी आता है और कहता है कि थॉम्पसन ने झूठ बोला। एलिस की वजह से डेविड बेपरवाह नहीं बनता, बल्कि वो उसे पूरा महसूस कराती है, जिससे उसकी जिंदगी में खालीपन नहीं रहता। डेविड का सपना है व्हाइट हाउस पहुंचने का और वो जानता है कि उसके भाई और पिता की मौत टीएबी की प्लानिंग का हिस्सा थी ताकि वो एक मजबूत इंसान बन सके। अब वो फिर से एलिस को चुनना चाहता है, लेकिन उसकी शादी कल है। थॉम्पसन से बचते हुए वहां पहुंचने के लिए उसे हैरी से सीखना होगा कि एजेंट्स की तरह दरवाजों से कैसे टेलीपोर्ट किया जाए। हैरी उसे बताता है कि नॉब हमेशा घड़ी की दिशा में घुमाओ और जब भी टोपी पहने हो कोई दरवाजा कभी लॉक नहीं होता। वो एक दरवाजा खोलते हैं और म्यूजियम में पहुंचते हैं, फिर पंपिंग स्टेशन। हैरी उसे रास्ता समझाता है और चेतावनी देता है कि अगर कोई टोपी वाला दिखे तो भाग जाना, वो कोई एजेंट हो सकता है। रात भर प्रैक्टिस के बाद सुबह हैरी अपनी टोपी उसे दे देता है और कहता है गुड लक। डेविड तेजी से दरवाजों के रास्ते भागता है बारिश में और टीएबी उसका पीछा करने लगती है। रास्ते में वो कई लोगों से टकराता है और कोर्ट हाउस पहुंच जाता है जहां दूल्हा अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। डेविड अपनी टोपी और फोन छोड़ देता है, लेकिन फिर टोपी वापस हासिल कर लेता है। आखिरकार डेविड एलिस को बाथरूम में ढूंढ लेता है, लेकिन वो गुस्से में होती है कि उसने उसे छोड़ दिया था। तभी एक एजेंट आता है जिसे डेविड मुक्का मारकर गिरा देता है और उसका नोटबुक उठाकर एलिस को सारी सच्चाई दिखाता है। वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी टोपी उतारता है टीएबी को उसकी लोकेशन मिल जाती है और एजेंट
एजेंट्स उसके पीछे लग जाते हैं। डेविड फिर से टोपी पहनता है और एक दरवाजे से सीधे स्टेडियम में टेलीपोर्ट करता है, जिससे एलिस को यकीन हो जाता है। दोनों शहर भर में दरवाजों से भागते हैं। एलिस को पैनिक अटैक आने लगता है, लेकिन डेविड उसे शांत करता है और भरोसा करने को कहता है। एक और दरवाजा पार करते हैं तो एलिस खुद को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने पाती है। डेविड उसे पूरी कहानी बताता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, वरना यहीं छोड़ दो। एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है। वो दरवाजा घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं TAB हेडक्वार्टर्स। कुछ एजेंट्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड उन्हें गिरा देता है और दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर भागते हैं। आखिरकार छत पर पहुंचते हैं, जहां एजेंट्स उन्हें घेर लेते हैं। डेविड और एलिस एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं और एक गहरा किस शेयर करते हैं। तभी सारे एजेंट्स सिवाय थॉम्पसन के गायब हो जाते हैं। थॉम्पसन कहता है कि किस्मत खुद लिखने की कोशिश करना बेकार है। तभी हैरी एक मैसेज लाता है चेयरमैन से। थॉम्पसन वो मैसेज पढ़ता है और चुपचाप चला जाता है। हैरी बताता है कि चेयरमैन इस जोड़ी की हिम्मत से इंस्पायर हो गया है, इसलिए उसने उनका प्लान बदल दिया है। अब उनकी किस्मत का पन्ना खाली है, जो चाहे कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं। अब एलिस और डेविड बिना किसी डर के अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हैरी सोचता है शायद फ्री विल एक तोहफा है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो इसके लिए लड़ते हैं।